हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतर ढंग से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट 2025 के सभी शिफ्ट को सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्यूशन होता है। तो GS प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि थर्ड शिफ्ट है 8 तारीख की। ठीक है, 8 तारीख 2025 की थर्ड शिफ्ट है। आई होप आपने प्रीवियस शिफ्ट कवर की होंगी और नेक्स्ट शिफ्ट देखने सकते हैं। ज्वालामुखी प्रायः किस प्रकार की प्लेट परिसीमा प्लेट बाउंड्री में पाए जाते हैं? केवल अभिसारी और रूपांतरित परिसीमाएं, अभिसारी अपसारी परिसीमाएं, केवल अपसारी और परिसीमाएं, केवल रूपांतरित परिसीमाएं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अधिकांश जो ज्वालामुखी होते हैं वो दो प्रकार की प्लेट्स में पाए जाते हैं। वो होते हैं अभिसारी अपसारी परिसीमाएं। ये प्लेट बाउंड्री होती हैं जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, उसमें उस प्रकार की प्लेट में ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो कन्वर्जेंट आप जानते ही होंगे, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं और इनमें से जो सघन प्लेट होती है वो दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है इस तरह से। इसको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो नीचे का मैग्मा होता है ऊपर की ओर आता है और ज्वालामुखी का निर्माण करता है। जैसे कि प्रशांत महासागर में एक आपने देखा होगा, रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक, रिंग ऑफ फायर। और दूसरी क्या होती है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दोनों प्लेट जो होती हैं वो दूर दूर जा रही होती हैं। तो दूर दूर जा रही हैं और यहाँ पे पास पास आ रही हैं। तो दूर दूर जाती हैं तो उससे क्या होता है कि नीचे का मैग्मा ऊपर उठता है और जो दरारें बनी होती हैं उसके माध्यम से सतह पे आ जाता है और फिर ज्वालामुखी बनाता है। तो अभिसारी और अपसारी परिसीमाएं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज इसका आंसर है। और ट्रांसफर बाउंड्रीज में क्या होता है, ये एक दूसरे पे ऐसे फिसलती रहती हैं, तो इसमें ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने एक किफ़ायती उपकरण विकसित किया है जो रक्त से प्लाज्मा को तेज़ी से पृथक करने और पानी को शुद्ध करने में सक्षम है, जिसकी कीमत 1000 है? पता नहीं, बैकग्राउंड में कोई लड़ रहा है। ISC बेंगलुरु, IIT इलाहाबाद, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर। तो IIT हैदराबाद इलाहाबाद ने इस किफ़ायती उपकरण को विकसित किया है। इसमें रक्त से प्लाज्मा को तेज़ी से अलग करने और पानी को शुद्ध करने दोनों की जो दोनों ही प्रोसेस में ये सक्षम है। उसकी कीमत 1000 रुपये मात्र। इससे क्या होगा कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र होंगे उसमें जल शोधन करने में आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत ही साधारण प्राइस है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3, अक्टूबर 2024 में मोंगला है भाई, मोंगला बंदरगाह जो हाल ही में सामरिक विकास और व्यापार संबंधों के लिए खबरों में रहा, किस देश में स्थित है? तो हम जानते हैं कि मोंगला जो बंदरगाह है वो बांग्लादेश में है। ये 2024 में काफ़ी खबरों में रहा था, अक्टूबर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलांग की बारापानी झील को किस नाम से जाना जाता है? सिलोई झील, हाफलोंगलो झील, जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान में है। और ये एक बहुत ही विशाल झील है और ये कृत्रिम झील है, विशाल झील है। ठीक, उमियम झील जो है, उमियम झील को ही बोला जाता है बारापानी झील, शिलांग में पड़ती है ये। और बाकी जो सिलोई झील है ये नागालैंड में स्थित है, ये भी एक तरह की प्राकृतिक झील है। और
जो शिलोंग में उमियम झील बनी थी, ये उमियम झील कब बनी थी? 1960 में। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 1960 में नदी पर बांध बना के इस झील को बनाया गया था, और ये भी एक मैन मेड झील है। दिसंबर 2024 में पीआईबी फैक्ट शीट में हाईलाइट किए गए किस नए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक को समुदाय उपार्जित निमोनिया के विरुद्ध भारत की पहली स्वदेशी औषधि के रूप में स्थान दिया गया है? तो नेफ्रिटोमाइसिन को दिया गया है। नेफ्रिटोमाइसिन ये समुदाय उपार्जित निमोनिया यानी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के उपचार में सहायता करेगी। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है ये। इसका उल्लेख पीआईबी फैक्ट शीट में किया गया था। ठीक, बाकी ऑप्शन जो प्रीटोमेनिड है, प्रीटोमेनिड को एंटी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की दवा के रूप में जाना जाता है। टीबी की दवा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, इन्हीं का यही पूछा है क्वेश्चन के नाम से किसे जाना जाता है जिन्होंने भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? इन्होंने बुक लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किस बुक में दी थी? इनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने ये थ्योरी दी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। ठीक, धन किस तरह से यहाँ से धन निकाल के इंग्लैंड को यानी कि अंग्रेज़ों को अमीर बनाया गया, उस पे ही थी। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु माना जाता है। ये दोनों के गुरु थे, मतलब जिन्ना के भी गुरु थे और गांधी जी के भी गुरु थे, गांधी जी के। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधी जी के बारे में कि गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये भारतीय राष्ट्रीय के कांग्रेस के उदारवादी चेहरों में से एक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन के मतलब फाउंडेशन इन्होंने किया था। ठीक है, बाकी लाला लाजपत राय लाल बाल पाल में से एक हैं। ठीक, लाल। और इनकी डेथ हुई थी 1987 में, जब साइमन कमीशन भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उसमें लाठी लगने से इनकी डेथ हुई थी। इससे पहले इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, जैसे कि अनहैप्पी इंडिया, और इनका संबंध इससे था, इनका संबंध था आर्य समाज से। तो आर्य समाज पे इनकी बुक है। और पंजाब केसरी नामक इनका एक अखबार था। और पीएनबी में भी इनका योगदान था, पंजाब नेशनल बैंक में। तो पंजाब केसरी, और ये गरम दल से आते थे बेसिकली। ठीक, पता नहीं कोई लड़ रहा है मोहल्ले में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? अब चलो, तुम भी यहीं बैठे रहो, हम भी बैठे रहें, जो लड़ रहा है लड़ने दो, क्या कर सकते हैं भाई, है ना। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। और ये सभी अनुच्छेद किसका पार्ट है? इसका डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेस यानी स्टेट यार। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये सभी हैं किससे? 36 से लेके 51 तक। ठीक, और ये आपको किस लिए हैं कि राज्य को लोक कल्याणकारी नीतियाँ बनानी चाहिए, उसके बारे में।
मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि जब मूल अधिकार हैं ही तो डीपीएसपी की क्या ज़रूरत है। ये पॉलिसी को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए। ये गांधी जी के सिद्धांतों पे भी हैं और समाजवाद के सिद्धांतों पे भी हैं, ठीक है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि ये जो भी पोषण स्तर है और जीवन स्तर है इसको ऊपर उठाया जाएगा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राष्ट्र के जो भी कर्तव्य होते हैं उसके बारे में अनुच्छेद 47 है। 43 क्या है, ये तो मजदूरी से संबंधित है कि निर्वाह मिलना चाहिए, निर्वाह मजदूरी। और 42 कि काम की न्याय संगत और मनुवांछित दिशाएं, और जो महिलाएं हैं वो अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एक अच्छा माहौल बने, उसके बारे में, ठीक। अनुच्छेद 42। सांची स्तूप मैंने पढ़ाया भी था कि 3 चीज़ें पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? KVS, जिसमें के क्या था? खजुराहो, बी क्या था? भीमबेटका, और एस क्या था? सांची। ये तीनों आपके यूनेस्को साइट्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के। तो सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर पाई गई नक्काशी की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? मौर्य शाही व्यक्तित्व, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के बाद का जीवन नहीं, यक्ष और किन्नर जैसे पौराणिक प्राणी, ये भी नहीं, जातक कथाओं का आख्यान। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित हैं। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं। पुनर्जन्म नहीं, पूर्व जन्म, सॉरी, पूर्व जन्म, ठीक, से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 के बीच में थी, इसी में LPG रिफॉर्म्स आए थे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योग पे, ठीक, इस पे अधिक बल दिया गया था। IT और सॉफ्टवेयर योजनाओं में इसके बाद दिया गया, जब LPG रिफॉर्म आ गए उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है? देखिए मैंने नेक्स्ट मतलब प्रीवियस स्लाइड में 3 यूनेस्को साइट बताई हुई हैं, अब इसमें भी यूनेस्को साइट ही पूछी गई है। तो हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री का मतलब समझते हैं आप? सह्याद्री का मतलब होता है जिसमें सहने की क्षमता होती है, ठीक है। इसमें सहने की अपार क्षमता है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वतमाला, ये तो आपको मध्य भाग से संबंधित है। पूर्वी घाट, ये भी नहीं। छोटा नागपुर पठार, ये भी नहीं। तो ये 3 नहीं। पश्चिमी घाट जिसमें आपके इसको 2012 में घोषित किया गया था, ठीक, यूनेस्को साइट 2012 में घोषित किया गया था। अब इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दुनिया के सबसे हॉट स्पॉट, जो हॉट स्पॉट होते हैं ना, जहाँ पे पौधे और जानवरों की सबसे ज़्यादा स्थानीय जनसंख्या होती है, उसमें ये आता है एक पश्चिमी घाट। और सतपुड़ा पर्वतमाला जो होती है, वो सतपुड़ा पर्वतमाला तो आपको मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे ही पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 से जुड़ी है? नेशनल वे 10। ब्रह्मपुत्र नदी नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से आती है। यमुना नदी भी नहीं। अगस्ताल, अम्बा नदी, राइट आंसर इज अम्बा नदी, ठीक है। अम्बा नदी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 10, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अम्बा नदी, वहाँ पे है। ब्रह्मपुत्र नदी नेशनल 2 से संबंधित है, ठीक।
और यमुना नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 110 से संबंधित है। चंबल नदी किसी से जुड़ी नहीं है। 110। सार्क देशों की मुक्त व्यापार व्यवस्था दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा किस वर्ष लागू हुआ? जबकि सार्क जानते हैं दक्षेस, हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि कोई इसमें मीटिंग होती नहीं है। काठमांडू में इसका वो है कार्यालय, ठीक, लेकिन इसकी कोई मीटिंग अब होती नहीं है। तो 2006 में इसकी साफ्टा की स्थापना हुई थी, इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 2006 से, ठीक। इसके हस्ताक्षर हुए थे 2004 में, लेकिन जब से अब दक्षेस में क्या है प्रॉब्लम पता है? दक्षेस में पाकिस्तान भी है। अब पाकिस्तान होने के बाद एक ऐसी कंट्री जो आपकी राइवल कंट्री है, ठीक है, तो उसके होने के बाद इसमें कोई पॉलिसी बन पाना और कोई मतलब कोई कंक्लूजन निकल पाना मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए कुछ हो नहीं रहा, इसमें बंद पड़ी है इसे। भारत में फ़कीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधरानी नहीं चौधरानी देवी चौधरानी और भवानी पाठक का संबंध निम्नलिखित में से क्या इंगित करता है? ये विद्रोह विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। धार्मिक प्रवृत्ति के थे लेकिन विशुद्ध रूप से तो नहीं थे, क्योंकि इसमें अन्य समाज के लोग भी जुड़ते थे। इस आंदोलन पर उच्च जाति के कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था नहीं, हालांकि कई बार उच्च जाति के लोग इसको मतलब एक तरह से लीड करते थे। बंगाल में केवल जनजातीय समूहों ने ऐसे प्रतिरोधों का नेतृत्व किया नहीं, सभी समाज के लोगों ने किया था। हाँ, इन विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों की भागीदारी थी। हाँ, सभी धर्म के लोग थे और सभी मतलब इसमें पुरुष और महिलाएं सब थीं। तो फ़कीर सन्यासी विद्रोह हुआ कब था? ये हुआ था 18वीं शताब्दी के करीब, ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत में। ठीक, और कहाँ हुआ था? बंगाल में। ये जो देवी चौधरानी है, इन्हीं पे एक उपन्यास लिखा था, ठीक है, जिससे वो हमारा राष्ट्रगीत लिया गया है। क्या है राष्ट्रगीत? ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है, आनंद मठ में इनके बारे में ही लिखा हुआ है। तो इसमें सभी समाज के लोग थे। भवानी पाठक एक सन्यासी थी, तो और फ़कीर आंदोलन एक मुस्लिम फ़कीर ने किया था जिनका नाम था मजनू शाह। ठीक, फ़कीर आंदोलन। एक दिन सोच रहा हूँ सभी आंदोलन की क्लास कवर कर लूँ। भारत के पहले प्रमुख नौसैनिक अभ्यास AIKE-YME का उद्घाटन AKME संस्करण अप्रैल 2025 में किस अफ्रीकी देश के तट पर आयोजित किया गया था? ये फर्स्ट टाइम है, तो इसको बार बार आने की संभावना है। बाकी कई सारे हमने युद्धाभ्यास कवर किए थे, जिसमें खंजर किर्गिस्तान के साथ था, किर्गिस्तान। सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ। युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ। इंद्र, जिसमें त्रिसेवा होता है, ये मतलब तीनों सेनाएं पार्ट लेती हैं, ये रशिया के साथ। वरुण फ्रांस के साथ, ठीक, और धर्म गार्जियन, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा किसके साथ करते हैं, जापान के साथ। और उसके अलावा वरुण मैत्री बांग्लादेश के साथ। एंड
क्या, अच्छा चलिए इतने कवर कर लिए। एक बाकी तो एक कजाकिस्तान के साथ भी काजिंद होता है, ठीक है। तो कोमोरोस नहीं, कोमोरोस में अभी गए थे ना। सेशल्स में नहीं, तंजानिया, तंजानिया से के साथ अब तंजानिया के तट पे पहला प्रमुख नौसैनिक अभ्यास हुआ है, ठीक है। एक केमे, पहला नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया है एक में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ये 58वां था। और इसमें साथ में किसके किसके साथ दिया गया था? गुलजार के साथ, जो गीतकार गुलजार हैं उनके साथ दिया गया था। और ये दिया गया था वर्ष 2023 के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। किस दीर्घकाली रोग में फेफड़ों के वायु कोषों की आंतरिक भित्ति एल्वियोली के क्षतिग्रस्त होने के कारण अंततः फट जाती है? तो पुटी रेसामयता, दुष्पचन, वातस्फीति, वितालता। तो वातस्फीति होती है। वातस्फीति में क्या होता है कि ये एक तरह का मतलब लॉन्ग टर्म का फेफड़े का रोग है। इसमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD, इसमें क्या होता है कि जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं उनमें ये बेसिकली पाया जाता है। और इस रोग में होता क्या है कि फेफड़े के भीतर जो हवा की थैली होती है, वायु कोष, जिसको एल्वियोली बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके आंतरिक भित्तियाँ धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती हैं और फिर एकदम से टूट जाती हैं। टूट के क्या होता है कि उसमें फिर हवा की थैली बचती नहीं है, तो फिर वो गैस का विनिमय हो नहीं पाता है, जिससे सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो इस कारण इस रोग को होता है वातस्फीति। इसकी वजह से वात दिख रहा है, वात वायु, तो वायु नहीं, मतलब विनिमय नहीं हो पाती वायु का। कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये मैंने नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया था, मतलब प्रीवियस स्लाइड में नहीं, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, प्रीवियस सेट 5 में। सेट 5 में क्या पढ़ाया था कि अगर बिजली चली जाए तो इसमें जो भी स्टोर डाटा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक। प्रिंटर को नियंत्रित करना, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी संग्रहण प्रदान करना है इसका, ठीक। इसका काम इतना ही होता है कि जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के थ्रू ये थोड़ा थोड़ा स्टोर कर रहा है। बट जब लाइट चली जाएगी तो ये पूरी तरह से डिलीट कर देगा उस प्रोग्राम को, उसको स्टोर नहीं रखेगा। जबकि डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने का काम किसका होता है? ये रोम का होता है, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, इसका काम होता है। ग्राफिक्स को प्रोसेस करना, ये काम होता है GPU का, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती, उसमें भी रैम का यूज होता है, लेकिन रैम का वही यूज होता है जो कि मैंने अभी बताया कि जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे होंगे उसको उस समय के लिए, वो थोड़े समय के लिए स्टोर करता है, फिर वो डिलीट कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है? ये एक तरह का रिन्यूएबल ऊर्जा सोर्स है। ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी एक तरह का रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक। टाइडल एनर्जी ये क्या करता है कि समुद्र में ज्वार भाटा जो भी आता है उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। समुद्र के ज्वार भाटा से जो प्राकृतिक गति से चलता है उसकी बिजली उत्पन्न होती है। और इसमें क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और
पृथ्वी का घूमना, ये दोनों के कारण ये उत्पन्न होता है। तो ये गुरुत्व खिंचाव पर निर्भर करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक। बाकी पवन ऊर्जा वायु से संबंधित है, ठीक, वायु की गति पर निर्भर करता है, वायु की गति पर निर्भर करेगा। सौर ऊर्जा तो सन पे। बायोमास एनर्जी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, पौधों और पशु की, जो भी पशु, मेनली पशु पे बेस्ड होता है। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा 26 मार्च 2025 को किस स्वदेशी विकसित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका परीक्षण किया गया था। इसको बोलते क्या हैं? VLSRSAM, ठीक, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका काम क्या है? इसका काम है कि समुद्र में जो भी जहाज़ होगा उससे खतरा अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसके बारे में पता लगाना और उसको बेअसर कर देना, इसका काम रहेगा। मगध काल की न्यायिक संरचना में व्यवहारिक कौन थे? तो मगध काल किससे स्टार्ट होता है? ठीक, हर्यक वंश से स्टार्ट होता है। फिर आप उसके बाद क्या होता है? हर्यक वंश से तो स्टार्ट होता है बिंबसार से। बिंबसार और बिंदुसार में अंतर है, ये याद रखिएगा। हर्यक के बाद शिशुनाग आता है, ठीक। उसके बाद क्या आता है? नंदवंश, और उसके बाद आता है मौर्य। और बेसिकली हम मौर्य ही पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट के तौर पे। तो इसके में वकील और न्यायाधीश को व्यवहारिक या व्यवहारिकाज बोलते हैं, ठीक। ग्राम सभाओं के न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? ग्रामीणी बोलते हैं शायद, हाँ ग्रामीणी बोलते हैं शायद, ग्रामीणी। स्थानीय कर संग्रहकर्ता को क्या बोलते हैं? समाहर्ता। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, समाहर्ता। सैन्य जनरल सैन्य अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो भी सेना में अधिकारी होगा। किस इंडियन लाइट रैंक ILT ने दिसंबर 2024 से 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर अनेक राउंड फायर करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? युवराज, ध्रुव, अमर, जोरावर। जोरावर, जोरावर ऐसे याद रखिएगा कि जोरावर शिखर धवन के बेटे का नाम है, और शिखर धवन एक मतलब धूम धड़ाके वाले प्लेयर थे ना, तो वैसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जोरावर एक सॉन्ग भी था आई थिंक, मुझे याद नहीं, शायद हनी सिंह का था। तो ये 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर राउंड फायर कर सकती है, यानी तोप खाना है ये एक तरह का। अरे नेक्स्ट स्लाइड। डिकैथलॉन, जिसने 2009 में भारत में अपना पहला आउटलेट बेंगलुरु में स्थापित किया था, एक है जर्मन खेल सामान खुदरा विक्रेता, फ्रांसीसी खेल सामग्री खुदरा विक्रेता, स्वीडिश खेल सामान खुदरा विक्रेता, चीनी खेल सामान खुदरा विक्रेता। तो ये फ्रांसीसी खेल सामग्री खुदरा विक्रेता है। इसने 2009 में पहला आउटलेट बेंगलुरु में अपना स्थापित किया था। बाकी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। 1976 में और भी कुछ हुआ था, क्या हुआ था? 1976 में हमारे यहाँ 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि संविधान का मिनी संविधान के तौर पे बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। 2025 में फ्रांस के किस शहर में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेज़बानी की जाएगी? तो पेरिस में की जाएगी। पेरिस में की गई जाएगी, नहीं अब तो की हो गई, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? रोलैंड ग्रास बोलते हैं आई थिंक,
रोलैंड ग्रास, रोलैंड ग्रास बोलते हैं फ्रेंच ओपन को। ये 4 ग्रैंड स्लैम में से एक होता है, आपने सुना ही होगा अफवाह के तौर पे। अफवाह तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन जो लंदन में होता है, और अमेरिकन। ठीक, ये 4 तरह के ओपन होते हैं और ये सभी टेनिस से संबंधित हैं। और मैंने नोवाक जोकोविच जो इस समय सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं जिन्होंने, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, उनकी एक बताई थी सर्व टू विन। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लगभग ख़त्म कर दिया है और ये 2025 में पेरिस में हुए थे। नेक्स्ट स्लाइड। भारत में जिला, मतलब हर बार नहीं होते हैं, भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला न्यायाधीश होता है। जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज ही इस कार्य का निर्वहन करते हैं। और ये ज़िले के भीतर जितने भी सिविल और आपराधिक न्यायालय होंगे उसके लिए भी ये प्रमुख होते हैं। कलेक्टर का काम तो कलेक्ट करना होता है और महापंजीयक का काम भी एक तरह से नियंत्रण करना ही होता है, बट प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आवृत्त बीजियों में पुष्प के मादा जनन भाग को निरूपित करता है? पुमंग नहीं, पुंखड़ी नहीं, पुंकेसर नहीं, जायांग। जायांग मादा जनन भाग है। जायांग क्या होता है कि एक फूल जैसे है, उसका प्रजनन अंग होता है, फूल के केंद्र में ये स्थित होता है, जैसे फूल का केंद्र होता है उसमें स्थित होता है। ठीक है। और ये जो आवृत्त बीजी होते हैं इसी को बोलते हैं फूल वाले पौधे। इसका मतलब होता है फूल वाले पौधे। पुमंग क्या होता है? पुमंग होता है एंड्रो, एंड्रो दिख रहा है? एंड्रो जहाँ भी लगा होगा, ये तो रूट वर्ड होता है ना, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, रूट वर्ड फॉर मैन, रूट वर्ड फॉर मैन। तो एंड्रोशियम जो पुमंग होता है ये होता है पुरुष का नर प्रजनन अंग। और जो पंखुड़ी होता है ये पुष्प का रंगीन भाग होता है, पेटल, जिसे पेटल बोलते हैं, जिसका प्रजनन अंग से कोई मतलब नहीं है। पुंकेसर क्या होता है? ये पुमंग की एक यूनिट होती है। ठीक, यूनिट। ठीक, ये भी नर प्रजनन अंग का ही पार्ट है। बंगाल सती विनिमयन निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बंगाल में सती प्रथा के लिए, नहीं सती प्रथा के लिए तो नहीं पढ़ा था मैंने, हमने पढ़ा तो कुछ और था, लेकिन सती प्रथा के लिए बता देते हैं। सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय ने काम किया था। विलियम बेंटिक के साथ मिलके। ठीक, लेकिन ये तो 1829 की बात है। हमने, हाँ यही, ये हमने पढ़ा नहीं था, ये हमने अभी पढ़ लिया है। हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह, और इससे कौन जुड़े थे जरा बताना। इससे जुड़े थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके,
1829 में हुआ था। और कुछ बताना है क्या? नहीं। 1858 में क्राउन के हाथ में गया था। 1818 आंदोलन से संबंधित है। 1837 किसी से संबंधित नहीं है भाई। कुछ हुआ था क्या 1837 में? मुझे अभी याद नहीं आ रहा। खैर, भारत में योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती का दायित्व तो किस निकाय को सौंपा जाता है? ये संघ ले सौंपा गया है, संघ लोक सेवा आयोग। और ये संघ लोक सेवा आयोग कहाँ पे है? ये भाग 14 में है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 315 से लेके 324 तक। इसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में यानी यूपीएससी के बारे में विस्तार से चर्चा है कि कौन कौन मतलब कितने सदस्य होंगे, क्या क्या कार्य होगा, ठीक है, इसके बारे में। राष्ट्रपति सचिवालय का इसका काम क्या होता है? राष्ट्रपति सचिवालय का काम, इसका काम थोड़ी है। भारत निर्वाचन आयोग का भी नहीं है, निर्वाचन आयोग इसके बाद आता है वैसे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कार्यक्रम मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, देखभाल और पोषण सुनिश्चित करके मानव विकास में सुधार लाने पर केंद्रित है? पोषण अभियान। पोषण अभियान से संबंधित है भाई। इसको लॉन्च कब किया गया था? 2018 में लॉन्च किया गया था। 2018 में लॉन्च किया गया था। और इस पर लक्ष्य क्या था? कुपोषण को मिटाना, कुपोषण को समाप्त करना, कुपोषण मिटाना लिख देता हूँ, ठीक। और इसमें क्या था? महिलाएं और जो गर्भवती महिलाएं हैं बेसिकली, और बच्चों में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अगर वो अंडर न्यूट्रिशन में है या उनको एनीमिया है, कम वजन है, तो वो इस पॉलिसी में शामिल थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आप जानते हैं बच्चों मतलब बेटियों से संबंधित है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया तो मोदी जी का सपना है, तो वो तो डिजिटल इंडिया है। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया भी इसी का पार्ट है, डिजिटल इंडिया से ही। कलमकारी नामक कला शैली के लिए पारंपरिक आधार सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है। ये एक पेंटिंग है, ठीक। कलमकारी, इसमें हिंदू पौराणिक कथाएं होती हैं। मतलब चित्र में हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में होता है। और इसमें सूती कपड़ा यूज किया जाता है। तो कपड़ा सूती, सूती कपड़े में ही बनाई जाती है पेंटिंग है ये। बाकी कागज, लकड़ी, धातु, इससे कोई मतलब नहीं। और ये कहाँ से है कलमकारी? कलमकारी है आंध्र प्रदेश से, AP। 2025 में दक्षिण चीन सागर पर किन दो देशों के बीच एक नए सिरे से तनाव उत्पन्न हो गया है? तो दक्षिण चीन सागर ये मार्क करिएगा, जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता उत्पन्न हो गई। भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान में क्या दक्षिण चीन सागर आएगा? दूसरी क्लोन ये भी नहीं। चीन और फिलीपींस, फिलीपींस इसके बीच एक विवाद चल रहा है, जो सेकंड थॉमस सोल और अन्य क्षेत्रों में चीनी जहाज़ों और फिलीपींस की जो जहाज़ हैं उनकी जो अटैकिंग एक्शन लिए गए उन दोनों के बीच, इससे तनाव उत्पन्न हो गया। बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच तो जो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन बनियान, वो ख़त्म हो चुका था। राष्ट्रीय बीज नीति, नेशनल सीड्स पॉलिसी निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 2002 में, नेशनल सीड पॉलिसी। इसका काम क्या था कि किसानों को जो उच्च गुणवत्ता के जो भी बीज हैं वो उपलब्ध कराना, किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाना। बीज लिख दिए, बीज।
कैबिनेट मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू किस मंत्रालय से संबंधित थे? मई 2025 में विश्व आर्थिक मंच यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 में किसे नामित किया गया था? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और इन्होंने मई 2025 में पद संभाला था। हर्षचेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है? तो सबसे पहले क्या होता था कि पहले लोग ये मानते थे कि प्रोटीन जो है ना वो एक आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन इसको अल्फ्रेड हर्ष और मार्था चेज ने 1952 में ये प्रयोग किया था। और इसके बाद इन्होंने बताया कि रेडियोधर्मी जो टैग होते हैं बैक्टीरियोफेरेज का उपयोग करके इन्होंने निर्णायक रूप से यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही वो पदार्थ है जो आनुवंशिक है, प्रोटीन नहीं। तो ये कब हुआ था? 1952 में। संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किस केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो ये तो सीधी सी बात है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति शासन लगता है तो भी राष्ट्रपति ही के द्वारा, हालांकि शासन जो मशीनरी होती है वो काम करती है, लेकिन वो आदेश तो राष्ट्रपति के द्वारा ही आता है। राष्ट्रपति इस काल के कार्य के लिए प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है उसमें, जैसे उपराज्यपाल। दिल्ली में उपराज्यपाल रहते हैं मोस्टली, तो दिल्ली एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस परेड की आधिकारिक थीम क्या थी? डिजिटल भारत भविष्य आगे, घर हर घर तिरंगा, विविधता में एकता, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी। निम्नलिखित में से किस शूटिंग स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने लीमा में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में महिला वर्ग में रजत जीता है? तो 25 मीटर के। मोस्टली जितने भी हमारे पदक आते हैं वो 25 मीटर में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान में कर्तित पुष्पों के ताज़ापन को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए कागज आधारित तकनीक फ्रेशनेस कीपर विकसित की है? तो इसको विकसित करने का श्रेय जाता है CSIR, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। CSIR एक पेपर भी होता है, आप लोगों को अगर पता हो। और ये कहाँ स्थित है वैसे? मैसूर में। इससे क्या होगा, क्या मतलब? इससे ये होगा कि जो सेल्फ लाइफ होगी, तो चलता नहीं है पेन, बार बार वो हो जाता है। सेल्फ लाइफ होगी फूल की, वो बढ़ जाएगी, बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय योजना आयोग का सही वर्णन करता है? जैसा कि आप जानते होंगे 2014 तक भारत में योजना आयोग था। लास्ट इसके अध्यक्ष हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और इसके उपाध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह आहलूवालिया। मेरे बचपन में वो पूरी बचपन भर वो उपाध्यक्ष रहे, मोन्टेक सिंह आहलूवालिया। फिर ख़त्म हो गया, फिर नीति आयोग आ गया। नीति आयोग 2014 से इसको इसने रिप्लेस कर दिया। 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय, 1950 में सरकारी प्रस्ताव द्वारा निर्मित एक अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार निकाय, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला एक संवैधानिक आयोग, भारत के एक अनुच्छेद द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय। तो इसका आंसर है 1950 में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा निर्मित एक अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार निकाय। एक सलाहकार निकाय है, इसे नीति आयोग भी है, एक सलाहकार आयोग ही है। मतलब उसमें लोग बताते हैं कि किस तरह की नीतियाँ बननी चाहिए।
जो राष्ट्र के लोगों के लिए फ़ायदा करेगी। नेक्स्ट स्लाइड। सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र संबंध शब्द किससे को संदर्भित करता है? सातवाहना डायनेस्टी से गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन पे एक फिल्म भी आई है, लेकिन जिस एक्टर ने फिल्म बनाई है ना, मुझे वो पसंद नहीं है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ये एक ऐसा, पहली बात ये सातवाहन डायनेस्टी थी कहाँ? ये आपके ये आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहीं पे है, जहाँ पे बाद में आके MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी और दौलताबाद बनाई थी। इसकी राजधानी शायद मुझे यहाँ तक याद है प्रतिष्ठान थी शायद, प्रतिष्ठान बोलते थे आई थिंक। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इसके सबसे बड़े राजा हुए हैं। और इस डायनेस्टी की एक ख़ास बात थी कि सभी जो इसके शासक थे वो अपने माँ का नाम यूज करते थे। तो एक तरह से मैट्रियार्की बोल सकते हैं। आहार और राष्ट्र शब्द किससे संबंधित है? जिला से संबंधित है। कर अधिकारी क्या बोलते थे? इसको बोलते थे गौलमिक या राजभंडारिका। जो राज के भंडारण को पढ़ाता है, राजभंडारिका। गौलमिक भी बोलते वैसे। और मंदिर भूमि को क्या बोलते थे? देवग्राम। और ये लगभग आपके 100 BC के करीब की बात है। अगर आपको BC और AD में कन्फ्यूजन होता हो तो ये आपको जीसस क्राइस्ट हैं, ठीक। इनके पहले का समय जो भी है वो BC है, इनके बाद का समय यानी एनो डोमिनी AD है। इसको ईस्वी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा से पूर्व। पूर्वा नहीं भाई, पूर्वा तो वो होती है, क्या कहते हैं, ट्रेन है पूर्वा। नेक्स्ट स्लाइड। डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? सेटिंग में जाएंगे, ईज ऑफ एक्सेस चुनेंगे, सेटिंग में जाएंगे, ऐप चुनेंगे, सेटिंग में जाएंगे, पर्सनलाइजेशन चुनेंगे, सेटिंग में जाएंगे, डिवाइसेस चुनेंगे, सेटिंग में जाएंगे, पर्सनलाइजेशन चुनेंगे, और पर्सनलाइजेशन में जाके इंटरफेस मेनू उपयोगकर्ता जो होता है उसके बदल देंगे जाके वॉलपेपर। आप लोगों ने किया भी होगा, ठीक। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और इस तरह से हमने सेट 6 कवर कर लिया है। तो 51 में 6 सेट, 57 में, तो 51 सेट बाकी हैं अभी, और लगभग 21 सेट तक मैं और आपको यानी जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर फोकस करूँगा। बाकी 20 सेट में मैं आपको करंट के लिए और बाकी चीज़ों के, देखिए आपने देखा ही होगा करंट भी काफ़ी अच्छी पूछी जाती है RRB में। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी क्लास की PT पाने के लिए आप टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो और या आपको कोई बात करनी हो, उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और X हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी। बाकी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना बेहद ख्याल रखें और तैयारी ऐसे ही करते रहें। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। नाउ मौज कीजिए आप लोग। जिंदगी